दो ही मंत्री अभी यहाँ पर मौजूद है। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों में 19 नवंबर को एक स्टडी टूर आमदारों का, विधानसभा का और विधान परिषद का यूके के लिए गया था। अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत सारे अमित साटम जी थे, मीर कोटेचा जी थे, मंगेश चौहान जी थे, जिशान थे, असलम थे, मैं था, अमित जनक जी थे, था 12 ऊपर के हाउस के लीडर ऑफ अपोजिशन थे। अध्यक्ष महोदय, वहां पर हमको ये पता चला वेल्स यूनिवर्सिटी में कि उन्होंने फ्यूचर जनरेशन बिल, राधा कृष्ण पाटिल साहब, एक फ्यूचर जनरेशन बिल लाया उन्होंने अपने असेंबली में कि आने वाले जनरेशन के लिए क्या होना चाहिए, क्या सुविधा होना चाहिए, वो बिल उन्होंने लाकर उसको पारित करके आने वाले जनरेशन के लिए काम करने का काम किया है। और सभी आमदार जो यहाँ से महाराष्ट्र से गए तो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा हमारे यहाँ पर भी एक फ्यूचर जनरेशन बिल आना चाहिए कि आने वाले जनरेशन के लिए एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए, उनकी हेल्थ कैसा होना चाहिए, एजुकेशन के लिए क्या क्या सुविधा देना चाहिए, ऐसा बिल। और हम लोग एक प्राइवेट मेंबर बिल लाने के लिए उसके ऊपर हम लोग ने उसके डिस्कशन भी किया। अध्यक्ष महोदय, हसन मुशर्रफ साहब जो मेडिकल एजुकेशन के मिनिस्टर है वो यहाँ पर मौजूद है। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ दुनिया में फ्यूचर जनरेशन की बात हो रही है और हमारी यह हालत यह है कि 55,000 कोटी का पुरानी मांगनी और मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर जो मेडिकल एजुकेशन है वो बिल्कुल चरमराया हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट से बात करते हुए मुझको पता चला, नवभारत टाइम्स में स्टोरी भी आया था मुशर्रफ साहब, कि मुंबई के अंदर खास करके जेजे हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन 5,000 लोग रोज ओपीडी पेशेंट आते हैं। आप जानते हो इस बात के लिए, आपके पास खाता नया मगर आप मंत्री बहुत ही सीनियर है, आप ये बात को जानते हो। अध्यक्ष महोदय, 5,000 में से मैं दावे के साथ कहता हूं कि सिर्फ 500 लोगों को वहां पे मेडिसिन मिलता है। 4,500 लोगों को रोज बाहर से मेडिसिन खरीद करके अपना इलाज करना पड़ता है। क्या फायदे का अध्यक्ष महोदय यह बजट, क्या फायदे की पुरानी मांगनी। अगर किसी ने भी ये अगर कहता है कि वहां पे दवाई मिलती है तो कल मुशर्रफ साहब और मैं वहां जाकर के मुआयना कर सकते हैं कि वहां पे दवाई नहीं मिलती है। सूरज पांडे नाम का एक जर्नलिस्ट मंत्री महोदय, नवभारत टाइम्स का, हर एक दवाई खरीद के उसने अपना इलाज जेजे हॉस्पिटल में कराया। कई असेंबली सेशन के अंदर गिरीश महाजन साहब थे, उसके बाद में जो है दूसरे मिनिस्टर थे, अमित देशमुख थे। हर अधिवेशन में ये बात होती है कि अभी आज के बाद में जेजे हॉस्पिटल और पूरे महाराष्ट्र के अंदर पूरे औषध मिलेगा। हाफकिंस को आपने दिया, हाफकिंस टोटल फेलियर। उसके बाद में आपने वो एक मंडल बनाने की बात की, आज भी मेरी बात हुई थी कि वो मंडल बनाया जा रहा है, उसका रिक्रूटमेंट हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, वो मंडल बनेगा, दवाई मिलेगी, सब होगा, मगर आज के दिन में सभी हॉस्पिटल में दवाई मिलनी चाहिए। आज गरीब आदमी अपना मंगलसूत्र बेच के दवाई ले रहे हैं और ये मैं जरा भी एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूं, ये किसी की भी सरकार हो, मगर वहां पर दवाई नहीं है, ये बातों की हर एक आदमी पुष्टि कर रहा है। तो इसके लिए आपके उत्तर के अंदर मुशर्रफ साहब ये समाधान महाराष्ट्र के लोगों को मिलना चाहिए कि कल से हर हॉस्पिटल में दवाई मिलेंगी। उसको आप लोकल परचेस का दीजिए, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट रेट बना के दीजिए, आप जो करना है कीजिए, मगर लोगों को दवाई मिलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, दूसरा जो मुद्दा है मेडिसिन को लेकर के, मेडिकल हॉस्पिटल को लेकर के टेस्टिंग के लिए रिसर्च एजेंट नहीं है, जो उनके एजेंट होते हैं वो नहीं है। तो कोई ऐसी एक हमको सुविधा तैयार करनी चाहिए कि लोग टेस्टिंग हो, ब्लड टेस्टिंग हो, किडनी का टेस्टिंग हो, पीटी स्कैन हो, ऐसे जो भी टेस्टिंग है, किडनी की हो, लीवर की हो, उसके लिए हमको एक लेबोरेटरी आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगर हम हॉस्पिटल में टेस्टिंग नहीं करते तो नजदीक की लेबोरेटरी में जाकर उसको टेस्टिंग करा के, सरकार के दामों में टेस्टिंग करा के उनका इलाज होना चाहिए। ये सुविधा आपको लानी चाहिए। एक जैम, मैं सिर्फ मुद्दे पे बात इसलिए करता हूं, मैं भाषण नहीं करना चाहता हूं कि बहुत लोगों को बोलना है, रात के 9 बज गए हैं। जो जैम करके ऐप है, गवर्नमेंट का ऑफ इंडिया का ऐप है, उसके ऊपर खरीदी करने का है। मुशर्रफ साहब, हमारे हॉस्पिटल के लोग के लिए वो फ्रेंडली नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, वो ऐप पे खरीदी हो नहीं सकती है। कोई पटियाला से आता है तो कोई जालंधर से आता है तो कोई कहां से आता है और वो सप्लाई नहीं कर पाता है। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा इश्यू जो है वो है वेंटिलेटर का। इन हॉस्पिटलों में कभी भी वेंटिलेटर की जरूरत जो है बहुत इमरजेंसी में गिरती है, इमरजेंसी में पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है और वहां पे वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है।
यामिनी बराबर है, 100% सही है। हमारे और आपके वहां जो जे हॉस्पिटल, जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल है खास करके, उसके अंदर वेंटिलेटर की कभी अवेलेबिलिटी नहीं होती है। जब भी फोन करेंगे तो बोलेंगे सर पेशेंट को कहीं भी रखिए, 2 दिन बाद लाइए, हम वो 2 दिन में तो मर जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मुंबई के अंदर जे ग्रुप हॉस्पिटल में सिर्फ मुंबई के लोग इलाज नहीं करते, सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं करते, पूरे देश के लोग आते हैं वहां पे इलाज करने के लिए। और अगर उस हॉस्पिटल में अगर हम वेंटिलेटर नहीं रख, कितने का आता है एक वेंटिलेटर, कितने वेंटिलेटर की जरूरत है? अगर हम लोगों को वेंटिलेटर तो एक बात है अध्यक्ष महोदय, जो छोटा बच्चा पैदा होता है उसका एनएसयू में, उसके अंदर उसके लिए इंक्यूबेटर नहीं है। मैं आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 10, 20 बच्चे की लिस्ट, 50, 100 बच्चे की लिस्ट दे सकता हूं, जिसको हॉस्पिटल में लाया गया, उसको वापस भेजा गया कि उनके पास वो सुविधा में फुल है, कैपेसिटी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। लोग सामने से आते हैं मुश्रीफ साहब मदद करने के लिए। मेरे पास एक एनजीओ है जो जे के अंदर 50 बेड का डायलिसिस सेंटर चालू करना चाहता है, फ्री, बिल्कुल फ्री, ना आपका डॉक्टर, ना आपकी नर्स, ना आपके वेंटिलेशन मशीन, नो मेडिसिन, वो सब करना चाहता है। आप जगह दे दीजिए, इमीडिएटली वहां पे 50 बेड का वेंटिलेटर शुरू है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके लिए बिल्कुल देखिए। एक दूसरा जो इश्यू बहुत बड़ा है वहां पर मंत्री महोदय जी, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। अगर ऑपरेशन थिएटर की लाइट चली गई, ऑपरेशन थिएटर बंद, क्योंकि उसको जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको फोन करने के बाद 3 दिन बाद आएगा। सीटी स्कैन मशीन का वायरिंग में कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया है, सीटी स्कैन मशीन बंद, क्योंकि उसका सर्विस प्रोवाइडर और मुंबई महानगर पालिका ने एक है, बहुत लोगों ने बताया है कि पार्किंग को लेके प्रॉब्लम है। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने जो नई बिल्डिंगें बनती है उसमें स्कूटर का पार्किंग कंपलसरी करना चाहिए, ये एक मुद्दा है। हमारे उदय सावंत साहब बैठे हैं, 15 जुलाई को मुंबई के अंदर मानसून सेशन। उदय सावंत साहब, आपने बहुत जोर से खड़े होकर बोला था कि जो सफाई कामगार को जो 20 अप्रैल को इस सभागृह ने, माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो डिसीजन लिया था कि सफाई कामगार को 25,000 रुपया आश्रय योजना के अंदर रेंट दिया जाएगा, 20 अप्रैल का कुछ नहीं हुआ, 15 जुलाई का कुछ नहीं हुआ, आज भी वो डिसीजन को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो क्या मैं ये समझ लूं कि यहाँ जो उप मुख्यमंत्री बोलते हैं, मंत्री महोदय बोलते हैं, मुंबई महानगर पालिका पे वो लागू नहीं होता है, उसके कमिश्नर पे वो लागू नहीं होता है, उसके डीएमसी पे वो लागू नहीं होता है? अगर सफाई कामगार के मुख्यमंत्री जी खुद संडे के दिन सफाई कामगार के वहां जाते हैं, उनको देखते हैं कि सुविधा कैसी मिल रही है, सफाई हो रही नहीं हो रही, और आपका लिया हुआ डिसीजन, शासन का लिया हुआ डिसीजन, उप मुख्यमंत्री का लिया हुआ डिसीजन, मुख्यमंत्री का लिया हुआ डिसीजन, उसका इंप्लीमेंट मुंबई महानगर पालिका नहीं करती है, इसका क्या समझना? क्या सफाई कामगार को एक 25,000 रुपया रेंट देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं, ये समझना कि सफाई कामगार इंपॉर्टेंट नहीं है सरकार के लिए, ये समझना। मेरे अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा ही मांग है कि कल उत्तर के अंदर ये चीज आना चाहिए कि इमीडिएटली जो तारीख को डिसीजन है 20 अप्रैल 2023 से सफाई कामगार को आश्रय योजना के अंदर 25,000 रुपया रेंट मिलना चाहिए, उस डिसीजन को सरकार ने इमीडिएटली अमल करना चाहिए।